तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो थर्मल रेडिएशन है उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहाँ पर जो आपकी वेवलेंथ है, जो आपकी वेवलेंथ का जो यहाँ पर जो आपकी वेवलेंथ है वो माइक्रोमीटर में है। यहाँ पर देखिए जो आपकी गामा रेज होती है इनका ऑर्डर रहता है 10⁻⁴ से 10⁻⁵ माइक्रोमीटर। जो आपकी एक्स रेज है, यहाँ पर देखिए एक्स रेज ये है 10⁻² से 10⁻⁴ से थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी। यहाँ पर अल्ट्रावायलेट का देखिए अल्ट्रावायलेट का जो रेंज दे रखा है 10⁻⁻, आपका अल्ट्रावायलेट का है 0.4 से 10⁻²। यहाँ पर जो हमारे लिए मेन चीज़ है थर्मल रेडिएशन का जो ऑर्डर रहता है, जो स्पेक्ट्रम का ऑर्डर रहता है वो होता है 0.1 से 100 माइक्रोमीटर। देखिए यहाँ पर दिया भी है -10⁻⁻1 से 10⁻²। तो ये थर्मल रेडिएशन का रेंज रहता है। थर्मल रेडिएशन में इंफ्रारेड, पूरी की पूरी इंफ्रारेड आएगी। इसके अंदर आपके पास विजिबल लाइट, जो विबग्योर का जो पैटर्न होता है वो आपके पास आता है, और अल्ट्रावायलेट का कुछ पार्ट अल्ट्रावायलेट का आता है। उसके बाद ये आपकी माइक्रोवेव्स हो जाती है, और यहाँ पर फिर आपकी रेडियो वेव्स आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास थर्मल रेडिएशन होती है, थर्मल रेडिएशन के अंदर आपके पास यूवी रेज आता है जिसका कितना पार्ट 0.1 से 0.4, कंप्लीट विजिबल 0.4 से 0.7, और आपका इंफ्रारेड भी कंप्लीट 0.7 से 100 माइक्रोमीटर जो वेवलेंथ रहती है। तो ये आपके पास आता है थर्मल रेडिएशन के अंदर। तो यहाँ पर जो सोलर रेडिएशन होती है, जो सूरज से हमारे पास जितनी भी रेडिएशंस आ रही है, माइक्रोमीटर में है ऑर्डर, ध्यान दीजिए माइक्रो ऑर्डर, तो वो आती है 0.3 से 3.4 माइक्रोमीटर, जिसमें यूवी पार्ट कितना होता है 0.3 से 0.4 यूवी रेज रहती हैं, कंप्लीट विजिबल जिनकी 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर जो आपकी विजिबल लाइट रहती है, और जो इंफ्रारेड होता है वो होता है 0.7 से 3.4। तो ये सोलर रेडिएशंस की जितनी भी थर्मल रेडिएशंस आती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो रेडिएशंस है, जो आपका थर्मल रेडिएशन है उसके लिए जो लॉ लगता है वो लगता है हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। जो आपका कंडक्शन है उसके लिए फोरियर्स लॉ लगता है, कन्वेक्शन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगता है, और जो आपका रेडिएशन है उसके लिए लगता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब देखिए जोसेफ स्टीफन ने 1879 में और लुडविग बोल्ट्जमैन ने 1884 में, जोसेफ ने जो लॉ दिया था ये एक्सपेरिमेंटली दिया था 1879 में, जिसको लुडविग बोल्ट्जमैन ने 1884 में थ्योरेटिकली प्रूव करके दिखाया था, इसलिए ये कंबाइन है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बेसिकली रेडिएशंस के लिए ब्लैक बॉडी के लिए अवेलेबल, ब्लैक बॉडी पर एप्लीकेबल है। तो ब्लैक बॉडी, तो हीट फ्लक्स रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी Q डॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T4। ये हमें कहता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो एप्लीकेबल किस पर है, ब्लैक बॉडी पर है, आइडियल बॉडी पर है। तो Q डॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4, और इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो आप क्या लगा दोगे, सिग्मा लगा दोगे। Q डॉट क्या है यहाँ पर, टोटल हीट डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज हीट फ्लक्स। सिग्मा इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है 5.67 × 10⁻⁸ वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की 4। आप याद कैसे रखोगे, देखिए 5678, जैसे याद रहेगा आपको 5.67 × 10⁻⁸, ये आपके पास स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब देखिए कहता क्या है ये, दिस लॉ वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय जोसेफ स्टीफन इन 1879 while 1884 इट वॉज थ्योरेटिकली वेरीफाइड बाय लुडविग बोल्ट्जमैन। लुडविग बोल्ट्जमैन 1884 में इसको थ्योरेटिकली प्रूव करके दिखाया, और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था इसे जोसेफ स्टीफन ने 1879 में। अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो थर्मल रेडिएशन हीट फ्लक्स होगा एमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हीट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारे पास सिग्मा आ जाता है। और अगर मैं टोटल हीट की बात करूं, हीट फ्लक्स की बात ना करूं, टोटल हीट के लिए मुझे एरिया से मल्टीप्लाइड करना पड़ जाएगा। तो सिग्मा 8T4, और ये एप्लीकेबल किस पर है, ब्लैक बॉडी पर है। ब्लैक बॉडी आइडियल बॉडी होती है। तो यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है, where sigma represents Stephen Boltzmann constant having value 5.67 × 10⁻⁸ watt per meter square per Kelvin की 4। A represents surface area of the black body and T represents absolute temperature in Kelvin. Since the value of Stephen Boltzmann constant is very small, जो सिग्मा की वैल्यू देखिए बहुत ही कम है, हीट ट्रांसफर इज सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन टेम्परेचर्स आर वेरी हाई। तो जो रेडिएशंस का फिनोमिना होगा वो तभी होगा अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि सूरज का टेम्परेचर, सूर्य बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो वहाँ से रेडिएशंस आपको देखने को मिलता है। फर्नेसेस का टेम्परेचर, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है, हीट ट्रांसफर बिटवीन हॉट फ्लू गैसेज एंड रिफ्रैक्टरी ब्रिक इज डोमिनेटेड बाय थर्मल रेडिएशन ओनली, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो रेडिएशन का फिनोमिना देखने को मिलता है। कंडक्शन और कन्वेक्शन आपके कम टेम्परेचर पर हो जाते हैं, लेकिन रेडिएशंस के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हीट फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की 4th पावर।
यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T, तो उससे हीट फ्लक्स रेट हो रहा है Q। वो कहता है कि अगर इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 2T कर दिया जाए तो हीट फ्लक्स रेट कितना हो जाएगा। हीट फ्लक्स रेट टेम्परेचर को डबल किया है ना, तो हीट फ्लक्स रेट 16 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है आपके पास टेम्परेचर की फोर्थ पावर, टेम्परेचर 2T करोगे, 2T की पावर में 4 करोगे तो आपके पास 2 की पावर 4 16 टाइम्स आ जाएगा, तो हीट फ्लक्स आपका 16 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने क्या सीखा, अब तक हम लोगों ने सीखा जो कन्वेक्शन के लिए, जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर मैं हीट कन्वेक्शन देखता हूं तो मेरे पास डेल्टा क्यू डॉट एक्स एच एक्स डी ए डेल्टा टी आता है। यहाँ पर जो एच एक्स है वो है लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और अगर मैं पूरी प्लेट के लिए हीट देखूं तो एच बार ए डेल्टा टी जो एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। यहाँ पर देखिए जो वेवलेंथ रहेगी जो आपके पास 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर रहेगी, किसके लिए, थर्मल रेडिएशन की जो वेवलेंथ, जो थर्मल रेडिएशन है उसका जो स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ब्लैक बॉडी के लिए हमारे पास क्या रूल लगता है, क्यू डॉट यानी कि हीट फ्लक्स रेट, यहाँ पर हीट रेट है, एरिया अलग से लिखा है, सिग्मा ए टेकी 4, ये रेडिएशन के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला रहता है। अब फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ से आपके बहुत से न्यूमेरिकल बनने शुरू हो जाते हैं, अब तक तो हमने बेसिक ही पढ़ा है, तो यहाँ से हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन इनको सेपरेटली जो हमारे एग्जाम में, गेट एग्जाम में हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, ये आपका एक सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, आप इसके अंदर 10 वोल्ट की एनर्जी डालते हो। इस सिस्टम के अंदर पहले 3 वोट की एनर्जी थी और वो 3 वोट की एनर्जी हो गई 6 वोट की, और 7 वोट की आपने बाहर निकाल दी। तो कंजर्वेशन की क्या कहता है कि देखिए इसके अंदर आपने 10 की डाली तो 10 इनपुट हो गया, 7 की निकाल दी तो 7 क्या हो गया, आउटपुट, तो ये माइनस में होगा क्योंकि ये सिस्टम से चला गया, प्लस 3 क्योंकि सिस्टम की जो एनर्जी है, देखिए यहाँ पे जनरेट कितना हुआ, 3 से 6 हो चुकी है, 3 पहले इसके अंदर 3 थी, अब उसके अंदर 6 हो चुकी है, तो इसके अंदर जनरेशन हुआ है 3 से 6, 3 का जनरेशन हो गया। और क्या होगा, ES क्या दिखाएगा यहाँ पर, चेंज कितने का हुआ, देखिए टोटल 10 माइनस 7 प्लस 3, यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा, तो टोटल 6 का चेंज हुआ। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है Q इनपुट माइनस Q आउटपुट प्लस Q जनरेशन इज इक्वल टू में चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, Q इनपुट माइनस Q आउटपुट क्या हो जाएगा, ES क्या है यहाँ पर, चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी किस रेट से चेंज हो रही है, ठीक, और QG क्या है, Q जनरेशन। तो ये आपको बेसिक फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि इनपुट माइनस आउटपुट किसके बराबर होगा, सिस्टम की एनर्जी में कितना चेंज हुआ माइनस Q जनरेशन, वो यहीं से हमारे पास निकल कर आता है। QI क्या है, रेट एट विच हीट इज कमिंग इन, सिस्टम के अंदर आ रही है। Q आउट क्या है, QO, रेट एट विच हीट इज गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, E डॉट एस क्या शो करता है, रेट एट विच थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज चेंजिंग, सिस्टम की थर्मल एनर्जी किस रेट से चेंज हो रही है। यहाँ पर देखिए एक वन दिखाया गया लेसर थर्मल एनर्जी और 2 दिखा रहा है हायर थर्मल एनर्जी। तो इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2, जिसकी हायर थर्मल एनर्जी होगी इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा फ्रेंड्स, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, सिस्टम का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम की जो एनर्जी है, वो थर्मल एनर्जी है, वो इंक्रीज कर रही है, वो पॉजिटिव है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है मतलब सिस्टम की जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर रही है, वो नेगेटिव में जा रही है, थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो रही है, घट रही है, ठीक। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर गिर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, यानी कि नेगेटिव। और अगर टेम्परेचर में कोई टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं है, तो उस टाइम पर जो सिस्टम की जो थर्मल एनर्जी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। QG क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर Q डॉट जी, Q डॉट जी कहता है रेट एट विच वन काइंड ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। मैंने आपको बोल दिया कि सिस्टम के अंदर जनरेट हो रही है, कहाँ से आ रही है सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर बेसिकली वन काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है दूसरी थर्मल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से सोर्सेज है ऐसा होने के लिए। अगर आप सिस्टम में से करंट पास करा रहे हो तो करंट जब फ्लो करेगा तो सिस्टम का कुछ रेसिस्टेंस होगा, किसी वायर से आप सिस्टम मान सकते हो, तो वहाँ से क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू में I का स्क्वायर R मल्टीप्लाइड बाई T, इस फॉर्मूले से हीट प्रोड्यूस होगी। तो मतलब अगर आप करंट फ्लो करा रहे हो तो हीट प्रोड्यूस होगी, ये एक हीट जनरेशन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास एक न्यूक्लियर रोड है आपके पास, तो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी।
न्यूक्लियर एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो सिस्टम की केमिकल एनर्जी भी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो क्यू जनरेशन के ये आपके पास बेसिकली सोर्सेज है कि क्यू जनरेट हो कहाँ से रही है। बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि ये क्यू जनरेट जो हो रही है वो कैसे हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ रेट ऑफ हीट जनरेशन, थर्मल एनर्जी जनरेटेड इन द करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। थर्मल एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन जब आपके एटम जो आपके न्यूक्लियस है वो टूट रहा है तो उस टाइम पर भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जनरेट होती है। थर्मल एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ कंक्रीट, जब कंक्रीट सेट होता है, आप जो व्हाइट वॉश होता है जब आप उसको पानी में ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, वहाँ पर बेसिकली कंक्रीट की सेटिंग हो रही होती है, तो वहाँ से भी आपकी हीट निकलती है। तो यहाँ पर देखिए जो थर्मल एनर्जी, जो रेट ऑफ थर्मल एनर्जी जनरेशन है उसे हम पर यूनिट वॉल्यूम लेकर चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम वो हर डायरेक्शन में सेमली जनरेट हो रही है, मतलब यूनिफॉर्मली जनरेट हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसे हम इसका जो सिंबल लेंगे वो लेंगे क्यू डबल डॉट। क्यू डबल डॉट किसके बराबर होगा, क्यू डॉट जी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या रहेगी, वॉट पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट रहेगी। तो टोटल हीट जनरेशन कितना आ जाएगा, क्यू डबल डॉट मल्टीप्लाइड बाय वी। अब यहाँ पर सिंबल देख लीजिए जो हम पूरा यूज़ कर रहे हैं इस सब्जेक्ट के दौरान। क्यू डॉट दिखाएगा हमारे पास हीट फ्लो रेट, जिसको हम लोग यूनिट रखेंगे वोट। क्यू डॉट्स जो स्मॉल क्यू डॉट है वो आपका दिखाएगा हीट पर यूनिट एरिया, जिसको हम लोग वोट पर मीटर स्क्वायर से दिखाएंगे। और क्यू डबल डॉट आपका क्या दिखाएगा कि वोट पर मीटर क्यूब, मतलब हीट जनरेट हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपके पास सिंबल की रिप्रेजेंटेशन रहेगी। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, जहां से हमसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, अगर आपकी जो प्रॉपर्टीज है, सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है वो वक्त के साथ चेंज ना हो, टाइम के साथ चेंज ना हो, तो ऐसी स्टेट को हम लोग, ऐसी प्रॉपर्टीज हमारी स्टेडी स्टेट प्रॉपर्टीज कहलाती है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। यहाँ पर देखिए इफ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर एट अ पॉइंट विद टाइम। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या ले ली मैंने, टेम्परेचर ले लिया। मैं प्रेशर वॉल्यूम ये चीज़ें भी ले सकता हूँ, लेकिन हम हीट ट्रांसफर पढ़ लिया तो बेसिकली हमारा टेम्परेचर मेन मुद्दा है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ही हीट का फ्लो होता है हायर से लोअर की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं कर रहा एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इज सेड टू बी एग्जिस्टिंग। मतलब आपकी स्टेट क्या कहलाएगी, वो आपकी स्टेडी स्टेट कहलाएगी, वो आपका स्टेडी स्टेट कंडक्शन कहलाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है 65 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है 30 डिग्री सेल्सियस। अगर ये वक्त के साथ चेंज ना हो, यहाँ पे 100 ही रहे, यहाँ पे 65 ही रहे, यहाँ पर 30 ही रहे, वक्त के साथ इन टेम्परेचर्स में चेंजेस ना आए, तो ये आपकी स्टेडी स्टेट कंडीशन कहलाएगी, स्टेडी स्टेट कंडक्शन कहलाएगा। अब स्टेडी स्टेट कंडक्शन के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। फॉर स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन टेम्परेचर टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर टेम्परेचर का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया जाए, पार्शियली डेरिवेटिव, पार्शियल मतलब टेम्परेचर जो है वो और भी चीज़ों का फंक्शन है, जैसे कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, इनका फंक्शन है और टाइम का फंक्शन है। तो यहाँ पर जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो आपको जीरो मिलेगा इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट। और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो ई एस क्या होगा आपका, ई एस होगा जीरो, सिस्टम की एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमने पढ़ा, क्यू इनपुट माइनस क्यू आउटपुट, एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस माइनस क्यू जनरेशन, ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला है, ठीक। तो यहां पर आपके पास ई एस की वैल्यू क्या हो गई, ई एस की वैल्यू हो गई जीरो। तो आपके पास क्या बन गया, क्यू इनपुट माइनस क्यू आउटपुट इज इक्वल टू में माइनस का क्यू जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, कब लगेगा, जब स्टेडी स्टेट, जब आपसे स्टेडी स्टेट की बात की गई हो तब आपका ई एस ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इक्वेशन में दिखाया भी है एक, टेम्परेचर इजिकल टू 3x² + 5y + z। जो टेम्परेचर है वो x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, z का फंक्शन है, लेकिन टेम्परेचर टाइम का फंक्शन नहीं है। तो पार्शियल डेरिवेटिव, टेम्परेचर का टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आपको क्या देगा, जीरो देगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड को कम भी कर सकते हो। ये हमारा रिवीजन कोर्स है, हमें पूरा सब्जेक्ट जल्दी से जल्दी कवर करना है, और लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करना है यहाँ पर। तो देखिए स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन विदाउट एनी एनर्जी इनपुट, मतलब अब स्टेडी स्टेट भी है और आप सिस्टम के अंदर कोई एनर्जी भी नहीं डाल रहे, मतलब ना तो सिस्टम के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं आ रही। तो यहाँ से सिर्फ क्या होगा, जनरेट हो रही है और वही बाहर जा रही है। तो स्टेडी स्टेट
तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यू इनपुट माइनस क्यू आउटपुट आपके पास किसके इक्वल होता है, ई एस माइनस क्यू जी के बराबर होता है। तो स्टेडी स्टेट है तो ई एस तो पहले ही जीरो हो गया और आप इनपुट भी नहीं दे रहे तो क्यू आई भी जीरो हो गया। ठीक, तो आपके पास विदाउट एनी इनपुट हीट इनपुट और ये स्टेडी स्टेट है तो आपके पास जितनी भी हीट जनरेट होगी वो सारी आउटपुट में चली जाएगी। जो भी हीट जनरेट करोगे सिस्टम के अंदर वो सारी की सारी बाहर चली जाएगी। कब? जब आपका स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन होगा, एनर्जी आप सप्लाई नहीं कर रहे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है आपसे सरफेस टेम्परेचर। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सरफेस टेम्परेचर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल रोड। जो न्यूक्लियर फ्यूल रोड है उसके सरफेस का टेम्परेचर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास रोड है जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप की है। यहाँ पर हमारी अजम्पशन क्या है, देखिए जो डायमीटर है वो बहुत कम है। अजम्पशन नहीं, बेसिकली गिवन होगा कि जो डायमीटर है वो लेंथ से बहुत कम है। डायमीटर इज लेस देन इक्वल टू एम। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपके पास कोई भी फ्री स्टीम, या तो आप वाटर का फ्लो करा लीजिए या फिर आप कह लीजिए एयर फ्लो कर रही है, तो वो आप फ्लो कर रहा है जिसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट रहेगा H, और जिस फ्लूइड का, जो भी फ्लूइड आपके पास आ रहा है, वाटर आ रहा है, एयर आ रहा है, उसका टेम्परेचर है T इन्फिनिटी। तो यहाँ पर न्यूक्लियर रोल, इस रोल का सरफेस टेम्परेचर है TW, इसकी यूनिट, इसकी टोटल लेंथ है L, और इसके अंदर Q डबल डॉट जो है वो जनरेट हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम, Q डबल डॉट लिखा हुआ है। ठीक, एजम्पशन क्या है, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन मतलब क्या कि जो टेम्परेचर है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर वक्त के साथ चेंज नहीं हो रहा, ये हमारी अजम्पशन रहेगी। अब इसमें हम कुछ इनपुट तो डाल नहीं रहे, हमने इसमें कोई भी इनपुट नहीं डाला, तो क्या होगा, क्यू आउटपुट क्यू जनरेशन के बराबर होगा। यहाँ पर हमने एंड्स को नेग्लेक्ट कर दिया। एंड्स को नेग्लेक्ट कर दिया कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी रोड है ना, ये हम बहुत लंबी लेके चल रहे हैं, कि क्योंकि अगर हम यहाँ पर इस एंड को नेग्लेक्ट नहीं करते तो हमें इसका भी एरिया लेना पड़ेगा। हमारे पास एरिया डबल आ जाएगा। यहाँ पर ये सर्कमफ्रेंशियल एरिया आ जाएगा और यहाँ पर हमें ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया भी लेना पड़ जाएगा। तो हमने एंड्स को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। हमने मान के चल रहे हैं कि जो ये लेंथ है ना ये बहुत ज़्यादा है, और इनिशियली हम कह भी चुके हैं कि जो डायमीटर है वो बहुत कम है। डायमीटर बहुत कम होगा तो ये वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला, ये बहुत कम आएगा, तो आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो एंड्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो क्यू आउटपुट में कितना जाएगा, आउटपुट में कन्वेक्शन के थ्रू हम निकालेंगे, क्योंकि कन्वेक्शन होगा यहाँ पर, तो उसका फॉर्मूला होता है HA डेल्टा टी। ए क्या होगा, कितना एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है फ्लूइड के। ठीक, और उसके बाद क्यू जनरेट कितना हो रहा है, क्यू डबल डॉट मल्टीप्लाइड बाय वी। तो क्यू डबल डॉट क्या था, हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम, उसको टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाइड कर दे तो टोटल हीट निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए H एरिया हमारे पास क्या होगा, एरिया सिलेंडर है ना, सिलेंडर, इसका सर्कमफ्रेंशियल एरिया क्या होगा, पाई डी एल, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, वॉल का टेम्परेचर माइनस इन्फिनिटी का, इसका फ्री स्टीम का टेम्परेचर T इन्फिनिटी। क्यू डबल डॉट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगी, सिलेंडर की वॉल्यूम हो जाएगी पाई/4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल। यहाँ से पाई से हम पाई कैंसिल कर देंगे, डी से एक डी, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो टेम्परेचर जो हमारे पास निकल कर आएगा, टी वोल माइनस टी इन्फिनिटी, क्यू डबल डॉट डी अपॉन में 4h बार। यहाँ से हम वोल का टेम्परेचर निकालेंगे, इन्फिनिटी का टेम्परेचर, ये फ्री स्टीम का टेम्परेचर इधर आ जाएगा, क्यू डबल डॉट डी अपॉन में 4h बार। ये हमारे पास वॉल का टेम्परेचर। सेम इसी तरह हम एग्जाम में, बस हमें डेटा दिया होगा, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन। मतलब आपका सिस्टम स्टेडी स्टेट है लेकिन उसमें हीट जनरेट नहीं हो रही, हीट जनरेशन नहीं है, सिस्टम के अंदर कोई भी जनरेशन नहीं है। स्टेडी स्टेट है तो आपके पास ई डॉट एस पहले ही जीरो हो गया। विदाउट हीट जनरेशन है तो क्यू जी भी जीरो हो गया। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यू इनपुट माइनस क्यू आउटपुट क्या था आपके पास, सिस्टम की एनर्जी में चेंज ई एस माइनस क्यू जी। तो ये भी आपके पास जीरो हो गया, ये भी आपके पास जीरो हो गया। तो आपके पास क्यू इनपुट किसके बराबर आ गया, क्यू आउटपुट के। मतलब जितनी भी हीट आप अंदर डालोगे उतनी ही बाहर निकल जाएगी। 10 वोट की आपने अंदर डाली तो 10 वोट की ही आपकी क्या निकल गई, बाहर निकल गई। तो यहाँ पर क्यू इनपुट इज इक्वल टू क्यू आउटपुट आ जाएगा, यानी कि स्टेडी स्टेट है, कोई भी हीट का जनरेशन नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं वन डायमेंशन या फिर कह लीजिए एक्स डायरेक्शन हीट कंडक्शन। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में हीट का कंडक्शन हो रहा है या फिर इस डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हीट का कंडक्शन होगा। तो वन डायमेंशन हीट कंडक्शन, जिसे वन डायमेंशन एक्स डायरेक्शन कह लीजिए, हीटिंग इज गेटिंग कंडक्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट इज एग्जिस्टिंग ओनली इन वन डायरेक्शन। सिर्फ वन डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर देखिए क्या रिजल्ट निकल कर आता है हमारे पास,
इफ टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट इन वन डायरेक्शन ओनली, वन डायमेंशन हीट कंडक्शन जिसे हम बोल रहे हैं, वन डायमेंशन कंडक्शन इज सेड टू बी एग्जिस्टिंग एंड हीट कंडक्शन टेक्स प्लेस इन दैट डायरेक्शन ओनली। वन डायमेंशन में जिस डायरेक्शन में ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में हीट का कंडक्शन होगा। वन डायमेंशन एक्स डायरेक्शन हीट कंडक्शन मीन्स टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट इन एक्स डायरेक्शन ओनली। एक डायरेक्शन में हीट का कंडक्शन हो रहा है मतलब एक ही डायरेक्शन में ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे बोल दिया एक्स एक्सिस, ये मेरी हो गई वाई एक्सिस और ये मेरी हो गई जेड एक्सिस। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो वो इस डायरेक्शन में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हीट का जो फ्लो होगा वो भी इसी डायरेक्शन में ही होगा। तो वन डायमेंशन एक्स डायरेक्शन हीट कंडक्शन के लिए क्या हुआ, टेम्परेचर सिर्फ वाई और जेड का फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर वाई और जेड का फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर किसका फंक्शन होगा, एक्स का। और अगर स्टीडी स्टेट ना हुई तो टेम्परेचर डिपेंड करेगा टाइम पर। तो यहाँ पर कर्ली टी बाई कर्ली वाई जीरो आ गया, कर्ली टी बाई कर्ली जेड जीरो आ गया, लेकिन कर्ली टी बाई कर्ली एक्स जीरो के बराबर नहीं होगा क्योंकि एक डायमेंशन का फंक्शन है टेम्परेचर। तो वन डायमेंशन एक्स डायरेक्शन स्टीडी स्टेट हीट कंडक्शन, देखिए जो टेम्परेचर होता है ना वो आपका फंक्शन होता है एक्स वाई जेड और टी का, यानी कि एक्स डायमेंशन का, वाई का, जेड का और टी का। लेकिन अगर आपने वन डायरेक्शन ले ली, एक्स डायरेक्शन ले ली, तो कर्ली टी बाई कर्ली वाई जीरो हो गया, कर्ली टी बाई कर्ली जेड भी जीरो हो गया। और अगर आप स्टीडी स्टेट की बात करो तो आपका कर्ली टी बाई कर्ली टी भी जीरो हो गया। तो मतलब टेम्परेचर किसका फंक्शन है, सिर्फ एक्स का। फॉर वन डायमेंशनल एक्स डायरेक्शन स्टीडी स्टेट हीट कंडक्शन टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। और जब भी आपके पास अगर कोई वेरिएबल किसी एक ही चीज का फंक्शन होता है तो आप पार्शियल डेरिवेटिव को हटाकर सिंपल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिख सकते हो, कर्ली टी बाई कर्ली एक्स को डी टी बाई डी एक्स से लिख सकते हो। ये होगा वन डायमेंशन एक्स डायरेक्शन स्टीडी स्टेट। तो कर्ली टी बाई कर्ली एक्स को आप कैसे लिख दोगे, डी टी बाई डी एक्स से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो यहां पर हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, फॉर वन डायमेंशनल एक्स डायरेक्शन स्टीडी स्टेट हीट कंडक्शन, जो आपके पास कर्ली टी बाई कर्ली एक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास डी टी बाई डी एक्स के बराबर। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, वन डायमेंशनल एक्स डायरेक्शन स्टीडी स्टेट हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन, अगर सिस्टम के अंदर कोई भी हीट जनरेट ना हो, सिस्टम कैसा हो, स्टीडी स्टेट हो, तो जैसे ही स्टीडी स्टेट होगा ई डॉट एस आपके पास जीरो हो जाएगा, कोई भी हीट जनरेशन नहीं हो रही, मतलब क्यू डॉट जी आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। मतलब जितना इनपुट डालोगे उतना ही आउटपुट हो जाएगा। ये आपकी एक्स डायरेक्शन ले ली, ये आपकी वाई डायरेक्शन ले ली और ये आपकी क्या ले ली, जेड डायरेक्शन। यहाँ से देखिए 10 वोट अगर एंटर करेगा, 10 वोट अगर एंटर करेगा तो यहाँ से 10 वोट निकलेगा, यहाँ से भी 10 वोट निकलेगा, यहाँ से भी 10 वोट निकलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, आपके पास क्यू डॉट एक्स, यहाँ पर आपके पास बेसिकली हो क्या रहा है, क्यू डॉट एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। जितना अंदर आया 10 वोट अंदर आया उतना ही बाहर चला गया। कब होगा, जब आपके पास स्टीडी स्टेट होगा और कोई भी हीट का जनरेशन नहीं होगा, तो जितनी हीट अंदर जाएगी वही आपके पास बाहर निकल जाएगी। इस केस में जो क्यू डॉट एक्स होगा, किसी भी पॉइंट पर आप देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, आपके पास कॉन्स्टेंट निकल कर आएगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब देखिए फ्रेंड्स कंक्लूजन देखते हैं। फॉर वन डायमेंशनल एक्स डायरेक्शन स्टीडी स्टेट हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन, हीट कंडक्शन रेट विद इन द मीडियम इन एक्स डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर आपके पास वन डायमेंशन हो, एक्स डायरेक्शन ले लीजिए, वाई डायरेक्शन ले लीजिए, जेड डायरेक्शन ले लीजिए, वन डायमेंशन होगा, स्टीडी स्टेट होगा, हीट कंडक्शन बिना किसी हीट जनरेशन के हो रहा है, तो उस केस में जो आपका हीट कंडक्शन रेट होगा वो किसी मीडियम में एक्स डायरेक्शन में जो भी आपने ली है उसमें हमेशा कांस्टेंट आएगा, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा फ्रेंड्स अब तक, एक तो हमने सीखा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्यू इनपुट डॉट माइनस क्यू आउटपुट डॉट एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस माइनस क्यू जनरेशन। और हमने सीखा स्टीडी स्टेट, स्टीडी स्टेट में टेम्परेचर टाइम का फंक्शन नहीं होता। वन डायमेंशनल एक्स डायरेक्शन के लिए टेम्परेचर ना तो वाई का फंक्शन होगा ना टेम्परेचर जेड का फंक्शन होगा। फॉर क्यू डॉट अगर एक्स कॉन्स्टेंट है, फॉर क्यू डॉट एक्स अगर कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि वो वन डायमेंशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, स्टीडी स्टेट विद हीट जनरेशन, विदाउट हीट जनरेशन। यहाँ पर लिख लीजिए फ्रेंड्स विदाउट हीट, ये विद गलत लिखा है, विदाउट हीट जनरेशन हमारे पास होना चाहिए, यहाँ पर विदाउट कर लीजिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बाउंड्री कंडीशंस की। बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, देखिए बाउंड्री कंडीशंस रिप्रेजेंट फिजिकल कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करती है, फिजिकल कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द बाउंड्री ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम में हीट का फ्लो हो रहा है उसकी बाउंड्री पर जो फिजिकल कंडीशन एग्जिस्ट करती है उसी को हम लोग बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग वैल्यूज निकालते हैं इनके थ्रू। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए
कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर कंडीशन, मतलब कि सरफेस पे जो टेम्परेचर होगा ना वो कांस्टेंट रहेगा, और इसी कंडीशन को हम लोग डिरिहेलेट कंडीशंस बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है जेड एक्सिस। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एट एक्स इज इक्वल टू 0, इसकी जो विड्थ ले ली मैंने एल ले ली, और ये क्या हो गया, एट एक्स इज इक्वल टू में एल। जब आपने एट एक्स इज इक्वल टू में 0 किया तो यहाँ पर टेम्परेचर है T1, टेम्परेचर कितना हुआ T1, और एट एक्स इज इक्वल टू में एल टेम्परेचर कितना हुआ T2। तो आपने ये जो बाउंड्री की ये जो कांस्टेंट सरफेस कंडीशंस लगाई है ना, यही आपके पास डिरिहेलेट कंडीशन, आपको याद नहीं रखना ये बेसिकली हम यूज़ करेंगे अपनी डेरिवेशंस में। दूसरा क्या आता है हमारे पास, कांस्टेंट सरफेस फ्लक्स कंडीशन, मतलब सरफेस पर ये जो सरफेस है यहाँ पर कांस्टेंट फ्लक्स है, फ्लक्स जो है वो फ्लक्स, हीट फ्लक्स, कौन सा, हीट फ्लक्स यानी कि टोटल हीट पर यूनिट एरिया, ये आपकी न्यूमन कंडीशन कहलाती है, न्यूमन कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर हम कंडीशन क्या लगाएंगे, ये हो गया आपके पास x इज इक्वल टू 0, ये हो गया एट x इज इक्वल टू l, ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस, और ये आपके पास z एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी लेंथ l ले ली, तो जब x 0 है, x 0 पे आपके पास जो q डॉट है वो कांस्टेंट है, q डॉट कितना होता है, माइनस का k करली t बाई करली x, ये आपके पास फिक्स है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ये न्यूमन कंडीशन कहलाती है। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इस सरफेस को इंसुलेट कर देता हूँ, इस सरफेस को मैंने क्या कर दिया, इंसुलेट, मतलब आप यहाँ से कोई भी हीट का फ्लो रेट नहीं हो पाएगा, तो क्यू डॉट की वैल्यू क्या हो गई 0, कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो एट एक्स इज इक्वल टू में 0, तो आपके पास क्यू क्या हो गया, 0 हो गया, माइनस का के करली टी बाई करली एक्स, इस केस में जो आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा करली टी बाई करली एक्स आएगा वो 0 आएगा, यानी कि इंसुलेटेड सरफेस के लिए एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे आप करली टी बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0, ये आप कंडीशंस लगाएंगे। अब बात करते हैं कन्वेक्टिव सरफेस कंडीशन की। यहाँ पर देखिए कन्वेक्टिव सरफेस कंडीशन मतलब कन्वेक्शन का फिनोमिना हो रहा है। यहाँ पे आपके पास एक वॉल है, बेसिकली ये वॉल हो गई, ये मैंने एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी जेड एक्सिस, यहाँ पर इसकी लेंथ है एल, यहाँ का टेम्परेचर ले लिया T1, यहाँ का टेम्परेचर ले लिया T2, ये है एट एक्स इज इक्वल टू 0 सरफेस, और ये क्या एट एक्स इज इक्वल टू में एल। सराउंडिंग से यहाँ से कोई भी फ्लूइड, आप हवा ले लीजिए, आप पानी ले लीजिए, फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है, इस तरफ भी फ्लूइड जो है मूव कर रहा है, तो इस तरफ जो फ्लूइड मूव कर रहा है उसका जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो है HI, और जो यहाँ का टेम्परेचर है वो है T इन्फिनिटी आई, आई से मतलब कि ये अंदर की तरफ, आप ये कर लीजिए कि ये आपके घर की छत, ये आपके घर की दीवार हो गई, ये आपके रूम का स्पेस हो गया, और ये बाहर का स्पेस हो गया। इस साइड जो हवा फ्लो कर रही है, इस साइड या जो वाटर फ्लो कर रहा है वो आप कह लीजिए HO यानी कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो आउटर साइड का है, और इसका टेम्परेचर ले लिया मैंने T इन्फिनिटी O, आउटर का टेम्परेचर, ठीक। यहाँ पर साफ साफ T इन्फिनिटी I इज ग्रेटर देन T इन्फिनिटी आई इज ग्रेटर देन T1, मतलब कि ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा है और ये वाला टेम्परेचर कम, तो हीट क्या होगा, हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी, T1 की वैल्यू ज़्यादा है, T2 की कम है, तो हीट यहाँ से यहाँ कंडक्ट होगी, पहले कन्वेक्शन हुआ, फिर कंडक्शन हुआ, फिर से कन्वेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एट ये जो आपका टेम्परेचर है, अंदर का जो टेम्परेचर T इन्फिनिटी आई, जो स्ट्रीम का जो टेम्परेचर है वो 1 टेम्परेचर से ज़्यादा है, एट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, कन्वेक्शन का फिनोमिना होगा, जितना कन्वेक्शन हीट के थ्रू आएगा उतना ही आगे कंडक्शन के थ्रू जाएगा। यहाँ पर ध्यान में रखिए, जो कन्वेक्शन के लिए कितना होगा, H डेल्टा T हीट फ्लक्स, इनर के लिए HI डेल्टा TI, किसके बराबर हो जाएगा, कंडक्शन, माइनस का के करली टी बाई करली एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो भी हीट कन्वेक्ट हुई है वही आपके पास कंडक्ट होगी। उसके बाद देखिए, जो आपके पास T इन्फिनिटी नोट है वो T2 से कम है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर कम है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट इधर ट्रांसमिट होगी, यहाँ पर भी आपके पास कन्वेक्शन का फिनोमिना लगेगा। तो आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू में L पे क्या होगा, कन्वेक्शन कितना होगा, H डेल्टा T, आउटर के लिए HO डेल्टा T, और यहाँ से जितना भी यहाँ पे सरफेस पे कंडक्शन होगा ना वही कन्वेक्शन के थ्रू बाहर जाएगा, तो माइनस का K करली T बाई करली एक्स एट एक्स इज इक्वल टू में L, यहाँ पर जो x है, x वो आपका L के बराबर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए Q आउटर दिखाया भी है, H नोट डेल्टा T, वेयर डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T इन्फिनिटी रो, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा T नोट, और यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T इन्फिनिटी माइनस T1, जिसको डेल्टा TI से दिखाया है। यहाँ पर हीट कन्वेक्टेड कितना हो रहा है, QIHI डेल्टा TI, ये आपके पास हीट कन्वेक्ट हो रहा है। तो ये सरफेस कंडीशन कन्वेक्शन के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी, ये क्या होता है। इन हीट ट्रांसफर एनालिसिस वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंट्स एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू एब्जॉर्ब द हीट और टू स्टोर द थर्मल एनर्जी। तो हीट ट्रांसफर HMT के सब्जेक्ट में जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी होता है वो बेसिकली मीडियम की एबिलिटी है कि वो कितनी अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब उस मीडियम से आप हीट को कंडक्ट कर रहे हो तो वो मीडियम कुछ हीट को एब्जॉर्ब भी तो कर लेगा, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है हीट को एब्जॉर्ब करने की,
थर्मल एनर्जी को स्टोर करने की, दैट इज बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए क्यू क्या होता है आपके पास, क्यू होता है आपके पास mCp डेल्टा टी। अब ये मास हो गया, मास क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो आपके पास Q इज इक्वल टू मैं रो, यहाँ से Cp को अलग कर लिया, और डेल्टा V डेल्टा टी। ये जो आपके पास रो Cp है, रो Cp, यही आपके पास क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी। इसकी वॉल्यूम आज इसकी वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन में वॉल्यूम डेल्टा टी। तो Q की यूनिट निकाल लीजिए, Q की यूनिट क्या होती है, जूल, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, और टेम्परेचर की क्या रहेगी, टेम्परेचर की रहेगी केल्विन। टेम्परेचर की क्या यूनिट हो जाएगी फ्रेंड्स, टेम्परेचर की यूनिट्स हो जाएगी केल्विन। अब यहाँ पर देखिए अगर वॉल्यूम को 1 मीटर क्यूब कर दिया जाए, वॉल्यूम हो जाए आपके पास, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन हो जाए। डेल्टा टी में आप चाहे डिग्री सेल्सियस लिखो चाहे केल्विन लिखो, बात एक ही है। तो आपके पास रो Cp किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास Q के बराबर आ जाएगा। कब, जब वॉल्यूम जो है सिस्टम की 1 मीटर क्यूब हो जाए, टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए या 1 केल्विन हो जाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सिस्टम की जो हीट कैपेसिटी है, यहाँ पर देखिए जो सिस्टम की वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी होती है वो हीट फ्लो रेट के बराबर, हीट के बराबर ही होगी। जितनी हीट उसे दोगे उसके बराबर ही होगी। कब, जब सिस्टम की वॉल्यूम 1 हो और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो, 1, जहाँ से आप हीट को ट्रांसफर कर रहे हो। तो इसकी यूनिट आपके पास जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब पर डिग्री सेल्सियस भी आप लिख सकते हो, या जूल मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब पर केल्विन, ये आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा की। थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा क्या होता है, देखिए इन हीट ट्रांसफर एनालिसिस रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी इज नोन एज थर्मल डिफ्यूजिविटी। अल्फा क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि K, मैथमेटिकली K, और जो आपके वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी यानी कि रो Cp, उसके बराबर होगा। K क्या दिखाता है, K दिखाता है आपका एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू कंडक्ट हीट, हीट को कंडक्ट करने की मीडियम की कितनी एबिलिटी है। रो Cp क्या दिखाता है, एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू एब्जॉर्ब हीट, सिस्टम की हीट को एब्जॉर्ब करने का क्या कितनी एबिलिटी है मीडियम के पास। तो अल्फा क्या शो करेगा, अल्फा मतलब क्या है कि अगर आप किसी मीडियम से हीट फ्लो करा रहे हो तो वो कितनी हीट तो ट्रांसमिट कर रहा है एज कंपेयर टू कितनी हीट उसने स्टोर कर ली। देखिए अगर कोई सिस्टम है वो हीट, आप उसको हीट दे रहे हो, वो हीट को अगर आगे ट्रांसमिट कर देता, कंडक्ट कर देता और अपने पास स्टोर नहीं करता, तो उसकी अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि वो स्टोर कम कर रहा है। लेकिन अगर आपने सिस्टम को हीट दी, आप किसी भी बॉडी को हीट दे रहे हो और वो उसे कंडक्ट तो कर रहा है लेकिन थोड़ी अमाउंट में कंडक्ट कर रहा है और ज़्यादातर हीट अपने अंदर स्टोर कर लेता है, तो उसके अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कम। तो अल्फा बेसिकली क्या दिखाता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या दिखाता है कि कोई भी मीडियम आपकी हीट एनर्जी को कितना कंडक्ट कर पा रहा है एज कंपेयर टू स्टोर्ड बाय द हीट, कितना वो स्टोर करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ये आपके पास बॉडी 1 है, ये आपके पास बॉडी 2 है, इसका है अल्फा 1 और इसका थर्मल डिफ्यूजिविटी है अल्फा 2। इसको 10 वोट की एनर्जी मिलती है जिसमें से ये 2 वोट तो स्टोर कर लेता है और 8 वोट आगे ट्रांसमिट कर देता है। यहाँ पर ये जो है ये 10 वोट की हीट देते हैं, 8 वोट की स्टोर कर लेता है, 2 वोट की आगे ट्रांसफर कर देता है। ये स्टोर ज़्यादा कर रहा है, स्टोर ज़्यादा कर रहा है, स्टोर कम कर रहा है, तो इसकी अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी अल्फा की वैल्यू कम होगी। ठीक, तो अल्फा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि कोई मीडियम हीट को कंडक्ट कितना कर रहा है एज कंपेयर टू एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम या फिर एनर्जी स्टोर्ड बाय द मीडियम। तो यहां पर देखिए फिजिकली थर्मल डिफ्यूजिविटी इज द मेजर ऑफ द मीडियम टू कंडक्ट थर्मल एनर्जी रिलेटिव टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर द थर्मल एनर्जी। अगर जनरल बात की जाए, जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है सॉलिड्स की इज मोर देन द थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ लिक्विड्स। थर्मल डिफ्यूजिविटी सॉलिड्स की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स की, तो K अपॉन में रो Cp। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एयर की थर्मल डिफ्यूजिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। एयर इज़ अ गैस लेकिन उसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। यहाँ पर देखिए कंपैरिजन ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ वाटर एंड एयर एट 300 डिग्री एंड 300 केल्विन। तो वाटर देखिए, ये वाटर है आपके पास, ये हो गया आपके पास एयर। वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी होती है 0.613 वोट पर मीटर पर केल्विन, एयर की थर्मल कंडक्टिविटी होती है 0.026 वोट पर मीटर पर केल्विन। डेंसिटी वाटर की अप्रोक्स 1000, वैसे 998 होती है लेकिन अप्रोक्स हम 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेके चलते हैं। एयर की डेंसिटी लगभग 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। Cp फॉर वाटर 4186 जूल पर केजी पर केल्विन, Cp फॉर एयर 1005 जूल पर केजी पर केल्विन। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हो ना, अल्फा इज इक्वल टू में क्या था, K अपॉन में रो Cp।
कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी, तो वो आपके पास जो अल्फा निकलता है वो 1.46 इंटू 10⁻⁷ निकलता है वाटर के लिए, और एयर के लिए जो अल्फा निकलता है 2.15 इंटू 10⁻⁵ निकलता है। देखिए इसकी पावर 10⁻⁵ है, इसकी 10⁻⁷ है, तो आपके पास एयर की थर्मल डिफ्यूजिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ वाटर। कारण क्या है, एयर की डेंसिटी बहुत कम है और वाटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, एट 300 केल्विन थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ एयर इज मोर देन थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ वाटर, अल्फा ऑफ एयर इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ वाटर। ये आपको ध्यान में रखना है। यूनिट्स निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। यूनिट्स देखिए आपको यूनिट ध्यान में रखनी है, यूनिट होती है इसकी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट से ही आप डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट रहती है, मीटर स्क्वायर यानी कि L/T इनवर्स। कन्वेंशनली दिखा देता हूँ कैसे आया है। अल्फा क्या होता है, K/ρCp, तो यहाँ पर आप K का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, यहाँ पे रो का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे और यहाँ पे Cp का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे। तो K का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पीछे निकाला MLT-3 थीटा इनवर्स, रो का निकाला ML-3, और आपके पास Cp के लिए फॉर्मूला कैसे निकलेगा, Cp की वैल्यू क्या होती है Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी। Q के लिए वही आप न्यूटन मीटर लगाओगे जूल, और यहाँ पे आपके पास मास के लिए kg और डेल्टा टी मास के लिए m हो जाएगा और डेल्टा टी के लिए थीटा हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी वैल्यू जब आप यहाँ पर रख दोगे तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला L² T इनवर्स आएगा। आपको इस तरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्फा बेसिकली क्या होता है आपके पास K/ρCp, अल्फा होता है आपके पास K/ρCp। यहाँ पे आपके पास K की यूनिट जो होती है वोट पर मीटर पर केल्विन होती है। रो आपके पास क्या हो जाएगा, मास अपॉन में वॉल्यूम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। Cp आपके पास क्या हो जाएगा, जूल पर kg पर केल्विन। तो आप यह सारी वैल्यू रखते हो ना, तो अल्फा की वैल्यू मीटर स्क्वायर पर सेकंड निकल कर आती है। बस ये ध्यान में रखो, अल्फा की यूनिट ध्यान में रखो, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यही यूनिट आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की निकल कर आती है जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। ठीक, तो आपको मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर से आपके पास L2 हो गया और T इनवर्स, डायरेक्ट आपको डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा। MKS सिस्टम की बात करें तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, अगर CGS सिस्टम की बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपके पास थर्मल डिफ्यूजिविटी की यूनिट रहती है। फ्रेंड्स मैं पूरा का पूरा हीट एंड मास ट्रांसफर कवर करा रहा हूँ, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्किप नहीं करने वाला। पूरा का पूरा डिटेल्ड में आपके पास हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है। इसके बाद मैं आपको गेट के प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा। तो आपने अगर ये HMT पहले नहीं पढ़ा है, आपका पूरा का पूरा प्रोडक्टिवली पूरा का पूरा कोर्स तैयार हो जाएगा। और अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी, बहुत ही कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में आपके पास पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसके प्रीवियस ईयर भी करेंगे, मैकेनिकल और केमिकल दोनों ब्रांचेस के प्रीवियस ईयर। देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो मैं बात कर रहा था, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये आपके पास जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है वो सॉलिड के लिए डिफाइन नहीं होती। डायनामिक विस्कोसिटी आपकी सिर्फ फ्लूइड्स के लिए डिफाइंड होती है, फ्लूइड्स के लिए। तो आपके पास जो थर्मल ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है ना, ये आपके लिए सॉलिड के लिए नहीं लग सकता। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L/T-1। लेकिन जो अल्फा होता है, अल्फा ये है K/ρCp, ये आपके पास सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल है और फ्लूइड्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर देखिए L/T इनवर्स, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। अब हमारे पास आता है एक प्रांडाल नंबर। प्रांडाल नंबर के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, कन्वेक्शन में तो हमें पढ़ना ही है इसके बारे में। तो प्रांडाल नंबर होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी। याद रखिएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी, ये आपके पास प्रांडाल नंबर रहेगा। इसकी डायमेंशन कोई भी नहीं रहेगी, यूनिट कोई भी नहीं रहेगी, नंबर है। तो ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इसकी यूनिट भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, अल्फा की यूनिट भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। याद आपको कैसे रहेगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम लोग FM में यूज़ करते हैं, थर्मल डिफ्यूजिविटी हम लोग हीट एंड मास ट्रांसफर में यूज़ करते हैं। तो आपके पास HMT हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट नीचे है, फ्लूइड मैकेनिक्स ऊपर है। फ्लूइड मैकेनिक्स की वेटेज भी हमारे पास एग्जाम में ज़्यादा रहती है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स ऊपर और हीट ट्रांसफर नीचे, तो न्यू डिवाइडेड बाय अल्फा। तो ये प्रांडाल नंबर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में डायरेक्टेड पूछा गया, सिर्फ यही आपसे बहुत बार MCQ में पूछा गया कि जो प्रांडाल नंबर होता है वो बेसिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का दूसरा नाम मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, याद रखिएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को मोमेंटम डिफ्यूजिविटी भी कहते हैं। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल कर आता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, थर्मल डिफ्यूजिविटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को मोमेंटम डिफ्यूजिविटी भी कहा जाता है। इनकी डायमेंशन सेम रहेगी, क्या रहेगी, L/T इनवर्स। डायरेक्ट याद रखिए, इनकी SI यूनिट ध्यान याद रखिए, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है।
अब बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मल डिफ्यूजिविटी यानी कि थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा और काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है वो सॉलिड और फ्लूइड दोनों के लिए डिफाइंड होती है, सॉलिड और फ्लूइड्स दोनों के लिए हमारे पास डिफाइन है अल्फा की वैल्यू। वेयरएज काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड फॉर फ्लूइड्स ओनली, काइनेमेटिक विस्कोसिटी सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स के लिए लगता है, क्योंकि यहाँ पर आता है विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। सॉलिड के केस में विस्कोसिटी नहीं, सॉलिड के केस में फ्रिक्शन होता है। प्रांडाल नंबर डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू डिवाइडेड बाय अल्फा। न्यू किसके लिए डिफाइंड है? फ्लूइड्स के लिए। और जो आपके पास अल्फा डिफाइन है, अल्फा सॉलिड और फ्लूइड दोनों के लिए डिफाइन होता है। तो न्यू की वैल्यू क्या होती है? थर्मल डिफ्यूजिविटी की वैल्यू इसकी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू डिवाइडेड बाय रो, तो यहाँ पर रख दिया म्यू डिवाइडेड बाय रो। और आपके पास अल्फा क्या होता है? के अपॉन में रो सी पी, तो रो से रो कट जाएगा, तो इसके पास प्रांडाल नंबर के पास क्या बचेगा? म्यू सी पी अपॉन में के। और ये सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स के लिए होता है, म्यू सी पी अपॉन में के, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डायनामिक विस्कोसिटी पिक्चर में आ रही है। तो ये सिर्फ प्रांडाल नंबर किसके लिए डिफाइंड है? इट इज ओनली फॉर फ्लूइड्स ओनली। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला फ्रेंड्स? प्रांडाल नंबर इज अ डायमेंशनलेस टर्म, प्रांडाल नंबर की कोई भी डायमेंशन नहीं है। प्रांडाल नंबर इज डिफाइंड फॉर फ्लूइड्स ओनली। प्रांडाल नंबर विल बी डिस्कस इन डिटेल इन कन्वेक्शन चैप्टर, कन्वेक्शन चैप्टर में हम इसे और अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया अब तक? तो हम लोगों ने सीख लिया जो कंडक्शन होगा ना फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से सम अप कर रहा हूँ। जो कंडक्शन होगा ना, कंडक्शन के लिए फोरियर्स लॉ जो कहता है किसी भी डायरेक्शन में हीट का जो फ्लो डायरेक्शन हो रहा है वो क्या होगा? माइनस का के एन ए एन करली टी बाई करली एन, उसी डायरेक्शन का थर्मल कंडक्टिविटी नॉर्मल टू द एरिया, एरिया जो होगा हीट फ्लो के डायरेक्शन के नॉर्मल लेना है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट उसी डायरेक्शन में। कन्वेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगेगा एच बार ए डेल्टा टी, और जो रेडिएशन है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला लगेगा क्यू डॉट इजिकल टू सिग्मा ए टी की 4 सिग्मा। अगर आप हीट फ्लक्स लेते हैं तो आपके पास एरिया यहाँ से हट जाएगा। स्टीडी स्टेट की अगर मैं बात करता हूँ, स्टीडी स्टेट में क्या होता है? स्टीडी स्टेट में टेम्परेचर इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, कर्ली टी बाई कर्ली टी किसके बराबर हो जाएगा? 0। वन डायमेंशन एक्स डायरेक्शन के लिए टेम्परेचर वाई और जेड का फंक्शन नहीं होगा, कर्ली टी बाई कर्ली वाई 0 बराबर हो जाएगा, और कर्ली टी बाई कर्ली जेड भी किसके बराबर हो जाएगा? कर्ली टी बाई कर्ली जेड भी आपके पास 0 हो जाएगा, अगर टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन है, एक ही डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर देखिए वन डायमेंशनल स्टीडी स्टेट हीट कंडक्शन, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, उस केस में आप कर्ली टी बाई कर्ली एक्स को डी टी बाई डी एक्स से क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं।